Yes. So the last one we will see of our polyhalogen compounds. तो polyhalogen compounds में हमारा last जो है that is the PP dash dichloro diphenyl trichloroethane. ओके, सो शॉर्ट में उसका नाम क्या है, कॉमन नेम DDT. शायद तुमने सुना होगा तुम्हारे पेरेंट्स के मुंह से भी कि अरे वो जो अभी भी ये बैन है, पूरे वर्ल्ड में बैन है, और पूरे वर्ल्ड में बैन होने के बावजूद पूरे वर्ल्ड में यूज होता है. ओके, थोड़ा बहुत यूज होता ही है. ओके, तुमने सुना होगा जैसे कि मॉनसून के पहले पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग एक्टिविटीज़ करती है. ओके, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, तो उसमें भी कई बार डीडीटी का यूज़ हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट और वो सबको मार देता है. तो फिर क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो डिसएडवांटेज भी उतना ही करता है. किसको? ह्यूमंस एंड एनिमल्स को. ओके, तो एनिमल्स मतलब जो हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो एनिमल्स, और जो हमारा लाइफ साइकिल चलता है जो एनिमल्स है, ओके, वो. अदरवाइज वो इंसेक्ट को मार रहे हैं, वो भी तो एनिमल्स में ही आ जाएंगे. लेकिन वी आर नॉट दैट मच डिपेंडेंट ऑन दोज इंसेक्ट्स एंड ऑल. बट बाकी जो एनिमल्स है वो हमारी लाइफ साइकिल का, हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही मेजर पार्ट है. ओके, वी कैन नॉट लूज देम. तो इसलिए ये बैन हो गया था. DDT, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. डाइक्लोरो है, डाइफिनाइल है, ओके, एंड डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT. डन. तो मतलब क्या है, सिंपली नाम पर जाओ, डाइक्लोरो, ओके, फिर डाइफिनाइल, मतलब बेंजीन में से H निकाल दिया है. ओके, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और ये क्लोरो कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर भी पैरा पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी पैरा पे लगा हुआ है. तो दोनों में पैरा नहीं बोलेंगे, तो एक पे बोल दिया पैरा, एक पे बोल दिया पैरा डैश, वो दूसरे पे है. सो डाइक्लोरो, देखो बना है जैसे कि ऐसा है, ऐसा है. ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया क्या? क्लोरीन, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया क्या? क्लोरीन. डाइक्लोरो हो गया, और डाइफिनाइल भी हो गया. डाइक्लोरो हो गया, पैरा पे क्लोरो है, ये भी पैरा पे क्लोरो है, तो डाइक्लोरो हो गया. डाइफिनाइल भी हो गया. अब क्या है? ट्राइक्लोरो इथेन. ओके, ट्राइक्लोरो इथेन. तो इथेन कब होगा भाई? यहाँ पे C और दूसरा C, तब इथेन होगा. ओके, दो कार्बन वाला. तो C के साथ तो कितना होता है? H3, CH3, तभी तो इथेन बनेगा. ओके, CH3 C2H6 ही इथेन है, तो ये बन गया. अब अगर मुझे क्या बोलना है? ट्राइक्लोरो. अब देखो ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा तो H2 हो जाएगा, H2 हो गया, इसके साथ जुड़ा. फिर H1 हो जाएगा, तो H1 हो गया, तो इसके साथ जुड़ा. डन. तो अब ट्राइक्लोरो यहाँ तो जुड़ सकता नहीं है, टेट्रावैलेंसी तो उसकी खत्म हो गई है. सो हम दूसरी जगह जोड़ देंगे, उसमें क्या. ओके, तो से यहाँ पर हमारा रहा क्या है? हमारा रहा है से CH, और यहाँ पर ट्राइक्लोरो है, तो ये हाइड्रोजन को हम निकाल दे रहे हैं, और यहाँ पे हो जा रहा है क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन. तो देखो, कार्बन की 1 2 3, और ये हाइड्रोजन 4, ये कार्बन की 1 2 3 4, बस हो गया. सो पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन बन गया. ओके, सो वही है, यहाँ पे बनाया है. हाँ, वैसे ही बनाया है. ओके, बट ये हमारा थोड़ा और सिंपल लग रहा है. ओके, है वही चीज, ये कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, फिर ये दूसरा कार्बन है. ओके, लेकिन है वही चीज जो हमने बनाई. डन. ओके, चलो. सो DDT, द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स. ओके, पहला क्लोरीनेटेड organic insecticide was originally prepared in 1873, but it was not until 1939 that Paul Muller of Geigy Pharmaceuticals in Switzerland discovered the effectiveness of DDT as insecticides. So ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, इनके लिए उनको नोबेल भी मिला था. ओके, तो उन्होंने ही ढूंढा था कि उसका बहुत ही अच्छा यूज है. चलो लिखे, तो उसका यूज एज अ इंसेक्टिसाइड, इसका यूज
Okay, Paul Muller was awarded the Nobel Prize in the Medicine and Physiology in 1948 for this discovery. Okay, तो 1948 में उनको ये नोबेल भी मिला था. ये लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज जनरल इंफॉर्मेशन है. ओके, देन say the use of DDT increased the enormously on a worldwide basis after World War II. World War II के बाद तो बहुत ही खतरनाक वे में DDT का यूज हो गया था. तो तुम ऐसे लिख सकते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा यूज बढ़ गया था. ओके ओके, एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया एंड लाइस और सिलीस दैट कैरी दी टाइफस. तो जनरली उसका यूज क्यों बढ़ गया था? बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड्स है, मॉस्किटो को भी दूर रखता है. और इसीलिए तो मैंने बोला कि मॉनसून के पहले जो गवर्नमेंट, नगर पालिका, महानगर पालिका जो स्प्रे करते हैं, तो हमें नहीं पता ना कि क्या स्प्रे करते हैं. ओके, बट कई बार इसका यूज कर लेते हैं. ओके, इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स, बट एडवांटेज उसके इतने ज्यादा है कि यूज कर लेते हैं. ओके, चलो, सो दैट्स इट. उसका यूज की वजह से वो बहुत ज्यादा यूज हुआ. हाँ, ठीक है. नाउ हाउएवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सटेंसिव यूज, तो बस ये हो गया एडवांटेज. और अब है हमारा डिसएडवांटेज. प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ डीडीटी बिगेन टू अपीयर इन द लेट 90s. लेट 90s में उसके प्रॉब्लम्स पता चले. सोचो, यूज कब हुआ? वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब सबसे ज्यादा यूज हुआ. और यूज हो गया ना, और फिर बाद में लेट 90s और से 50s. ओके, तब पता चला कि उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है. ओके, तो देखो कहाँ गया? मैनी स्पीसीज. तो मतलब उसका यूज बहुत ज्यादा हुआ टिल से 1940s, एक्सटेंसिव यूज. लेकिन उसके लिए पॉइंट क्या लिखेंगे? हाउएवर प्रॉब्लम, तो मतलब ये तो सिर्फ बताया गया है कि 1940s तक उसका एक्सटेंसिव यूज रहा. ये यूज में ही लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ही 2 सेंटेंस लिख दो, 2 सेंटेंस. ओके, हाँ, तो ये उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है. ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेज. नाउ say many species of insects develop resistance to DDT and it was also discovered to have a high toxicity towards fish. तो बहुत सारे ने तो अब क्या है, देखो, जो भी चीज आएगी तो उसका लोग उसको अपोज करने का ट्राई करेंगे. और जितना हम अपोज करने का, रेजिस्टेंस करने का ट्राई करते हैं ना, उतनी कैपेबिलिटी बढ़ती है. ओके, सोचो कि अभी समर में हमारा 50 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है. ओके, अभी सोचो अगर पहले जैसी कंडीशन, पहले के लोग होते तो 50 डिग्री पे तो वो लोग खत्म, मतलब खतरनाक वाले बीमार हो जाते हो. ओके, लेकिन हमें अभी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए हम भी डेवलप कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं. सो हमारे पेरेंट और हमारे डीएनए और हमारी बॉडी बायोलॉजिकली डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है, सो दैट वी कैन विथस्टैंड दोज चेंजेस. ओके, इसीलिए तो हमने बायोलॉजी में वो पढ़ा था ना, वो तो तुम्हारा तो रिड्यूस हो गया था 10th में, बट 10th में था ना वो इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, तो इवोल्यूशन में वही चीज है कि जो भी एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं और व्हाटएवर जो भी बाहर चेंज हो रहे हैं, ओके, उसको कैसे बेयर कर सके, इसीलिए इवोल्यूशन है. अगर सेम ही रहेंगे, इवोल्यूशन होंगे ही नहीं, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द लाइफ इज ओवर फ्रॉम द अर्थ. ओके, से हाँ, तो फिश को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, बहुत खतरनाक वाला इफेक्ट हुआ था फिश को. क्यों? क्योंकि ये जो भी डीडीटी यूज हुआ वो वापस से सॉइल पर यूज हुआ और फिर पानी के साथ एंड ऑल वो नाली में गया, गटर में गया, रिवर में गया, लेक में गया, ओशन में गया. तो फिशेस को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ. एज वेल एज एनिमल्स के जो डाइजेशन सिस्टम है उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया इन्होंने. क्यों? क्योंकि पानी में गया तो फिश को इफेक्ट किया. फिर इंसेक्टिसाइड के लिए एज ए इंसेक्टिसाइड्स फार्म में भी डालने लगे, तो प्लांट्स में भी उसकी इफेक्ट हुई, प्लांट्स में इफेक्ट हुई, और प्लांट्स खाए वापस किसने? एनिमल्स ने. ओके, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट हुई. ओके, तो वही चीज है. ओके, द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ डीडीटी एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी कंपाउंडेड द प्रॉब्लम. ओके, तो मतलब the chemical stability of DDT, chemical stability and its fat solubility compounded the problem. मतलब उसका प्रॉब्लम
जो था उसको कंपाउंड कर दिया, नहीं हम पढ़ते थे कंपाउंडेड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। ओके, तो जो प्रॉब्लम थी उसको और बढ़ा दिया, नहीं बोलते हम कि वो आग में घी डालना तो आग तो लगी हुई थी, ओके, डिसएडवांटेज था ही, लेकिन उसकी केमिकल स्टेबिलिटी एंड उसकी फैट सॉल्युबिलिटी ने वो उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। ओके, तो केमिकल स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं हम, एंड फैट सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी थी लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं थी, उसके खुद के लिए अच्छी थी। ओके, देन DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय द एनिमल्स, जो गए डायरेक्ट गए या फिर से पौधों पे प्लांट पे डाले और फिर प्लांट खाए, एनिमल्स ने खाए जो भी, सो जो मेटाबॉलिज्म है उस पे इफेक्ट हुआ एंड इंस्टेड इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज, तो वो बॉडी में ही स्टोर्ड रहे। सो मेटाबॉलिज्म लिखता हूँ सिर्फ, मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आया एंड से if ingestion continues at a steady rate, DDT builds up within the animal over time। तो मतलब अगर ऐसा कंटिन्यूअसली इंटेक्ट, इंजेक्शन मतलब इंटेक्ट, इंजेक्शन नहीं मारते, तो कंटिन्यूअसली ऐसे इंजेक्शन आता रहा बॉडी में, तो वो DDT बॉडी से बाहर ही नहीं निकल रहा है। ओके, वो अंदर ही जमा हो रहा है। ओके, सो से हम बोल सकते हैं कि इट एक्यूमुलेटेड, ओके, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, बिल्ड्स अप, और से एक्यूमुलेटेड, ऐसा हम यूज करते हैं, accumulated in the body, accumulated in the body। The use of the DDT was banned in the United States in 1973। कहाँ 1940s और कहाँ 1973। सोचो कि हमें आइडेंटिफाई करने में, कि ये आइडेंटिफाई सपोज कर भी लिया और बैन करने में कितना टाइम लगा, देखो ऑलमोस्ट 30 इयर्स, 30 नहीं लेकिन 20 इयर्स तो पकड़ो। ओके, सो उतना टाइम लगा, although it is still used in some other parts of the world। तो भले ही बैन है लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह यूज होता है। ओके, तो वही है, बैन हो गया है वो तुम देख सकते हो। ओके, तो ये हमारे DDT के डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो हमारा है, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो हमारा है, उसका ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे कि भाई इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज होता है। जो पॉल मूलर है उसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1948 में, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा उसका यूज हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही बहुत अच्छी थी और इतना ज्यादा यूज हुआ कि वो जो मॉस्किटो रिलेटेड, इंसेक्टिसाइड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। सो उसका यूज बढ़ गया, तो वो 2 सेंटेंस हमने लिख दिए। फिर डिसएडवांटेज में हमने लिखा कि फिश, मेनली फिश आनी चाहिए अंदर, कि फिश को बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगी। फिर दूसरा एनिमल्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगी, ये पानी से और से ये जमीन से। ओके, जमीन में से फिर जाएगा कहाँ पर, प्लांट में, और प्लांट से जाएगा एनिमल्स में। सो मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट आने लगी। उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, केमिकल स्टेबिलिटी एंड फैट सॉल्युबिलिटी ऐसी है कि उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो डिसएडवांटेज है वो कंपाउंड हो गए, वो और ज्यादा बढ़ गए। एंड देन ऐसा हुआ कि उसका अगर कंटिन्यूअस इंजेक्शन बॉडी में जाता रहे तो वो बॉडी में बिल्डअप होता रहता है DDT, और बॉडी में एक्यूमुलेटेड होता रहता है। दैट्स व्हाई 1973 में USA में उसको बैन कर दिया गया, लेकिन अभी भी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में ये यूज होता है। तो ये था हमारा पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, DDT, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो। अंडरस्टूड? ओके, अच्छे से समझ में आया? सो चैप्टर का रिवीजन करो। जैसे कल तुमने बात की थी माइंड मैप की, तो ये सपोज समरी है तो समरी पढ़ लो। हमने चैप्टर तो समझ लिया, समरी 2-3 बार पढ़ो तो तुम्हें लगेगा हाँ ये सब हमने पढ़ा। फिर माइंड मैप का यूज करो। अरे चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन कई न्यूमेरिकल्स है वो बाकी है। कितने हैं इसमें, कितने हैं? ये तो इंटेक्स्ट है, ये रहा 9। यस, तो हमने कितने देखे हैं? मे बी 3-4 तो देखे हैं ना, 5 देखे हैं। ओके, सो कर लेंगे, ये तो फटाफट ही हो जाएंगे। रिएक्शन ही हो रही है, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग वही सब है। ओके, तो अगर हमारा फंडा क्लियर है तो हम फास्ट भी जा सकते हैं।
और अभी हमने डिस्कस किया है तो फंडा सब कुछ अच्छे से क्लियर ही है. सो न्यूमेरिकल्स वी विल डिस्कस एंड देन वी विल स्टार्ट फिजिक्स. फिजिक्स स्टार्ट करते हैं. ओके.